हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है समेटिव असेसमेंट। ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है बीएड में 3rd सेमेस्टर में, जहां आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। वहाँ ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है। और समेटिव असेसमेंट के पहले मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर भी जितनी चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई है उस वीडियो में, तो उसको भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। और फॉर्मेटिव असेसमेंट देखने के बाद आप लोग ये समेटिव असेसमेंट भी देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक समेटिव असेसमेंट। इसकी मीनिंग देखेंगे पहले। समेटिव असेसमेंट इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स का आकलन करने के लिए एक मेथड जो होता है उसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। इन विच द फाइनल बिहेवियर और अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज़ असेस्ड, यानी कि बच्चों का फाइनल बिहेवियर जो है या बच्चों का क्या अचीवमेंट रहा उसका आकलन करने के लिए हम समेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब हम बीएड में मान लीजिए एडमिशन लिए थे, तब हमें बीएड के बारे में चीज़ें नहीं पता थी कि यहाँ क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, सीखनी होती है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे इंटर्नशिप होता है, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमको नहीं पता थी। लेकिन थ्रू आउट द सेशन जब हम एडमिशन ले चुके और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया, तब हम सारी चीज़ें सीखते गए। और जब 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तब हम सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। तो हमने क्या क्या सीखा इस चीज़ का जब जानने के लिए एग्ज़ाम्स लिया जाएगा वो हमारा समेटिव असेसमेंट कहलाएगा। यानी कि किसी भी कोर्स के या किसी भी सेशन के एंड में जो आकलन किया जाता है उसको ही समेटिव असेसमेंट बोला जाता है। और ये आकलन फाइनल बिहेवियर या अचीवमेंट, यानी कि थ्रू आउट द सेशन बच्चों ने जो भी चीज़ें सीखी, कितनी सीख पाए, कितनी समझ पाए, उसको जांचने के लिए समेटिव असेसमेंट जो है वो किया जाता है। समेटिव असेसमेंट इज़ एन असेसमेंट एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट इन अ कोर्स, यानी कि एंड में किसी भी इंस्ट्रक्शनल यूनिट जो चल रहा है, कोई भी कोर्स चल रहा है, उसका एंड जब होगा, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद में जो है समेटिव असेसमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या होंगे समेटिव असेसमेंट के? मिड टर्म एग्ज़ाम्स या हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो आप बोलते हैं वो भी समेटिव असेसमेंट में आते हैं। फाइनल एग्ज़ाम या फाइनल प्रोजेक्ट आपका कोई रहता है वो भी आपका समेटिव असेसमेंट ही कहलाएगा। दे आर इवेल्यूएटिव रेदर देन डायग्नोस्टिक, यानी कि समेटिव असेसमेंट जो है वो इवेल्यूएटिव रहता है, डायग्नोस्टिक नहीं रहता है। डायग्नोस्टिक का ये मतलब होता है कि जो आपका असेसमेंट है यानी कि आकलन है वो रोज़ रोज़ हो रहा है। सभी चीज़ों में आप अपने एकेडमिक्स में कैसे हैं, नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका कैसा है, सारी चीज़ें देखी जा रही है। कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को हटा के आपको बेहतर तरीके से सीखने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है या गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये सारी चीज़ें डायग्नोस्टिक में आता है। पर समेटिव असेसमेंट में ये नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो रहती ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। समेटिव असेसमेंट हमारा इवैल्यूएटिव रहता है। इवैल्यूएटिव यानी कि हमको मूल्यांकन करना है कि साल भर में बच्चे ने कितनी चीज़ें सीखी, उसको हम जांचने के लिए समेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सो दे आर इवैल्यूएटिव रेदर देन डायग्नोस्टिक एंड आर यूज्ड टू मेजर वेदर अ कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वर मेट, यानी कि इसका इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि हम ये माप सकें कि कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ है या नहीं। अगर हमने बीएड में एडमिशन लिया है तो हम बीएड की सारी चीज़ों को सीख पाए हैं या नहीं, ये जानने के लिए भी जो है ये असेसमेंट किया जाता है। अनलाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट्स आर फॉर्मल, यानी कि समेटिव असेसमेंट जो है वो ज़्यादा फॉर्मल रहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट से, एंड इन्वॉल्व क्लियर इंस्ट्रक्शंस, एक्सपेक्टेशंस एंड ग्रेडिंग टू मेजर स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि ज़्यादा फॉर्मल रहता है। इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दिए जाते हैं कि ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है,
ये सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम्स देना है और इसको क्लियर करना है। बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, एक्सपेक्टेशन कि अगर आपका ये सब्जेक्ट है इंग्लिश 100 नंबर का है तो आपको इसको क्लियर करने के लिए, अपना फाइनल अचीवमेंट प्रूव करने के लिए आपको 33 मार्क्स लाने ही है। एंड ग्रेडिंग, और फिर उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको ग्रेडिंग दी जाती है, ताकि उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो ओवरऑल उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी, वो सारी चीज़ों को हम मेजर कर सकें और उनका एक रिपोर्ट जो है वो तैयार कर सकें। सो ये था समेटिव असेसमेंट। आकलन करने का एक तरीका है, फाइनल बिहेवियर या अचीवमेंट बच्चों का हम इससे जान सकते हैं। एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट, किसी भी सेशन के एंड में या उसके कंप्लीशन के बाद ये असेसमेंट होता है। इसके एग्जांपल्स में मिड टर्म एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स, प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट वगैरह आते हैं। इवैल्यूएटिव रहता है, ये मूल्यांकन करने के लिए होता है कि बच्चे कितना सीख पाए हैं, कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव था, जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है और ये ज़्यादा फॉर्मल होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट से। नेक्स्ट हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समेटिव असेसमेंट, यानी कि विशेषताएं देखेंगे समेटिव असेसमेंट की। तो पहला पॉइंट है ऑन एंड ऑफ सर्टेन पीरियड, यानी कि वही जो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे कि किसी भी सेशन के कंप्लीट होने में, किसी भी सिलेबस के या कोर्स के या यूनिट के कंप्लीट होने पे या उसके समाप्त होने के बाद जो आकलन किया जाता है उसी को समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। सेकेंड है असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट, यानी कि आकलन करते हैं हम कि बच्चा कितनी चीज़ें सीखा है। नेक्स्ट है मिनिमम 2 समेटिव असेसमेंट, यानी कि एक सेशन में 2 समेटिव असेसमेंट तो मिनिमम होते ही होते हैं। तो 2 कौन से रहेंगे? पहला हमारा रहेगा जिसको हम मिड टर्म एग्ज़ाम्स बोलते हैं या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स बोलते हैं, जो कि सेशन के आधे होने पे, यानी कि आधा जब हो चुका होता है तब एक एग्ज़ाम हम लेते हैं और उसके बाद हम फाइनल एग्ज़ाम लेते हैं। तो ये 2 समेटिव असेसमेंट होते ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, अलग अलग फॉर्मेटिव असेसमेंट को जोड़कर ही जो है समेटिव असेसमेंट बनता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो छोटे छोटे टेस्ट वगैरह हम लेते हैं, क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिव में आ जाती हैं। सो फॉर्मेटिव में जैसे हमने दिया कि एक चैप्टर आपको पढ़ना है, नेक्स्ट फॉर्मेटिव में सेकंड चैप्टर आप पढ़ेंगे, उसके बाद के फॉर्मेटिव में आप थर्ड चैप्टर पढ़ के आएंगे और इससे हम बच्चों का आकलन करते हैं। लेकिन समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, चैप्टर 1 to 4 पूरा ही आपको पढ़ के आना है और चारों ही चैप्टर का एक साथ आपको एग्ज़ाम देना है। तो क्या हुआ, ये सब जो हमने पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट किया हुआ था अलग अलग पार्ट में, उसको जब कंबाइन कर दिया जाएगा वही आपका समेटिव असेसमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट। सब्जेक्ट वाइज यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने जो भी सीखा है वो चीज़ें आपको दिखानी होंगी या उसका आंसर आपको करना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं रहता कि इंग्लिश में अगर कम नंबर आए हैं पर बच्चा हिंदी में अच्छा नंबर लाया तो हम इंग्लिश में भी बढ़ा कर ही नंबर दे दें कि ठीक है हिंदी में अच्छा किया, इंग्लिश में भी कर लेगा, या ऐसा टाइप का कुछ नहीं होता, या बाद में सीख जाएगा या धीरे से सीख जाएगा। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। अलग अलग सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं और हर सब्जेक्ट की अलग अलग मार्किंग होती है, ग्रेडिंग होती है। सो हर सब्जेक्ट में आपको अपना बेस्ट देना होता है ताकि आपका आकलन जो है वो सही तरीके से हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी आपका आकलन किया गया है उसकी रिपोर्ट भी आपको दी जाएगी, उस रिपोर्ट को, ताकि बच्चे भी देखें कि वो कहाँ पे उन्होंने अच्छा किया, कहाँ पे वो अच्छा नहीं कर पाए, पेरेंट्स भी उस चीज़ को देखें और उसके थ्रू वो आगे अच्छे से बढ़ सकें। नेक्स्ट और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर द नेक्स्ट क्लास एडमिशन, यानी कि आगे की क्लास में जब आपको जाना है तो ये आपके पास एक प्रमाण पत्र रहेगा कि हाँ हमने पिछला वाला कोर्स अच्छे से करके हम आए हैं, तभी हम आगे की क्लास में एडमिशन हमको चाहिए। जैसे कि आप क्लास 7 में हैं, आपने क्लास 7 का एग्ज़ाम दिया, आप पास हो गए,
उस एग्ज़ाम में, यानी कि अपने समेटिव असेसमेंट को आप क्लियर करेंगे तभी आप क्लास 8 में जा पाएंगे। अगर आप 7th के ही एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए तो जब आपको 7th की चीज़ें नहीं आती तो आप 8th की चीज़ें कैसे पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपको 7th फिर से पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको एडमिशन मिलना है या नहीं, ये भी हम समेटिव असेसमेंट के आधार पे जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट हमको देखना है टाइप्स ऑफ समेटिव असेसमेंट, कितने प्रकार से हम जो समेटिव असेसमेंट है वो कर सकते हैं। सो पहला आपका है फाइनल एग्ज़ाम, सेकंड आपका है टर्म पेपर्स में जैसे मिड टर्म, हाफ ईयरली, ये सारी जो पेपर्स आते हैं ये आपके आ जाएंगे। फाइनल प्रोजेक्ट आपका कुछ रहेगा, जैसे कि आप अपने ग्रेजुएशन के बाद कुछ एक प्रोजेक्ट करते हैं लास्ट ईयर में, ये सारी चीज़ जो आएगा ये भी आपका समेटिव असेसमेंट में आएगा। पोर्टफोलियो रहेगा या परफॉर्मेंसेस जो रहेंगे, इन सारी तरीक़ों से आप बच्चे का समेटिव असेसमेंट यानी कि उसका आकलन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है एम्स ऑफ समेटिव असेसमेंट, क्या उद्देश्य रहते हैं समेटिव असेसमेंट के। सो पहला पॉइंट है टू एक्सेस द लर्नर्स अचीवमेंट एट द एंड ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चली, आपको सारी चीज़ें सिखाई गई, बताई गई, आपने सारी चीज़ों की पढ़ाई की, उसके बाद आप कितना सीख पाए ये जांचने के लिए और जानने के लिए आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा उस सिलेबस के कंप्लीट होने पे, एंड होने पे। सो यही आपका समेटिव असेसमेंट कहलाता है। तो जानने के लिए कि आपका क्या अचीवमेंट है, समेटिव असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है मेजर्स द लर्नर्स अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, टीचिंग मेथड्स एंड प्रोग्राम्स। समेटिव असेसमेंट इसलिए भी किया जाता है ताकि हम करिकुलम कितना प्रभावशाली है उसको जान सके, टीचिंग मेथड जो यूज़ हो रही है वो कितनी इफ़ेक्टिव है, जो भी कोर्स हमारा है वो कितना इफ़ेक्टिव है, उसको जानने के लिए भी हम समेटिव असेसमेंट करते हैं। क्योंकि जब समेटिव असेसमेंट से जो रिज़ल्ट आता है वो सिर्फ बच्चे का रिज़ल्ट नहीं रहता, वो जो कोर्स हम ऑफ़र कर रहे हैं उसका भी रिज़ल्ट रहता है कि हमारा करिकुलम सही था या नहीं, हमने सही तरीके से पढ़ाया या नहीं। तो इफ़ेक्टिवनेस जो हमको अपने करिकुलम, टीचिंग मेथड या प्रोग्राम की चेक करनी होती है वो भी हम समेटिव असेसमेंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई एरियाज़ फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट वर्क, यानी कि भविष्य में आगे और कोई भी डेवलपमेंट वर्क होना है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समेटिव असेसमेंट का जो रिज़ल्ट आएगा बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो पास हो गया तो ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। अगर वो पास नहीं कर पाए, यानी कि उसको उसी क्लास में और मेहनत करनी है अपने आप को साबित करने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और जो इंस्टीट्यूट है या जो टीचर है वो डेवलपमेंट इस तरीके से करेंगे कि उनको पता चल जाएगा कि हमारे पढ़ाने में कोई कमी तो नहीं रह गई, क्या हमने ठीक से सारी चीज़ें बताई, बच्चों को ठीक से समझाई, और अगर नहीं समझा पाए, नहीं सिखा पाए तो हम इसमें और किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं। तो आइडेंटिफाई एरियाज़ फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट वर्क, ये भी एक एम है समेटिव असेसमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है एसेस वेदर द प्रोजेक्ट अचीव्ड इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट है वो अपना जो भी कोर्स है या जो भी हमारा सिलेबस है या जो भी हमारा प्रोग्राम है उसका जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, एम्स है, वो कंप्लीट हुआ या नहीं, ये देखने के लिए भी हम समेटिव असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है एम्स का पुट लाइट्स ऑन द अल्टीमेट इफेक्टिवनेस ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग दैट इज़ कैरिड आउट। जो भी ओवरऑल प्रोसेस हुआ है ट्रेनिंग देने का, सिखाने का, वो कितना प्रभावशाली रहा या कितना अच्छे तरीके से हम उसको चला सके, ये सारी चीज़ें जानने के लिए भी समेटिव असेसमेंट किया जाता है।
नेक्स्ट जो चीज़ हमको देखनी है समेटिव असेसमेंट की वो है बेनिफिट्स, कि क्या फ़ायदे होते हैं समेटिव असेसमेंट के। सो पहला पॉइंट है डिटरमाइंस द अचीवमेंट ऑफ अ कैंडिडेट, यानी कि कोई व्यक्ति कितना सीख पाया, क्या उसका अचीवमेंट है, वो हम जान सकते हैं समेटिव असेसमेंट के थ्रू। आइडियल फॉर कीपिंग एकेडमिक रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर, यानी कि जब हम आकलन करते हैं उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है बच्चों का, उसके लिए उनको एक रिपोर्ट कार्ड या एक प्रोग्रेस कार्ड जो है वो दिया जाता है, जो कि उनका लाइफ लॉन्ग जो है काम आता है। उसमें उनकी सारी चीज़ें लिखी रहती है कि किस किस सब्जेक्ट में इनका कैसा कैसा परफॉर्मेंस रहा, किस क्लास में कैसा परफॉर्मेंस रहा, यानी कि हर सेशन में उनको एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है जो कि फ्यूचर के लिए भी उनके काम आता है और एक रिकॉर्ड जो है हमारे पास रहता है। तो ये एक फ़ायदा होता है समेटिव असेसमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइज गैप इन अ कैंडिडेट्स लर्निंग, यानी कि कहीं पे बच्चे में कुछ कमी रह गई उसके सीखने की प्रक्रिया में, उसको हम जान सकते हैं। मान लीजिए हमने फाइनल एग्ज़ाम्स लिए और कोई बच्चा है जो साइंस में फेल हो गया, बाकी सब्जेक्ट तो उसने निकाल लिए पर साइंस नहीं निकाल पाया या उसको पास नहीं कर पाया, तो बच्चे को ये पता रहेगा कि इस विषय में मुझे और मेहनत करनी है, यहाँ पे मेरी कमी रह गई, इसमें और सुधार करके दोबारा से इसको पास करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस पॉसिबल इंस्ट्रक्शनल गैप्स, यानी कि बच्चे के ही साइड से कुछ गैप रह जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, टीचर्स के साइड से भी कुछ गैप हो सकता है, करिकुलम में ही कोई दिक्कत हो सकती है या सिलेबस कंप्लीट कराने में। सो इसको भी हम पता लगा सकते हैं और अपने करिकुलम में हम सुधार ला सकते हैं। अगर हमें कुछ कमी लगती है अपने टीचिंग मेथड्स टेक्निक्स में हम सुधार ला सकते हैं, अपना जो कोर्स हम ऑफ़र कर रहे हैं उसमें हम कुछ सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट का, मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी कि समेटिव असेसमेंट के द्वारा से जब रिज़ल्ट मिलता है उस रिज़ल्ट को देखते हुए बच्चे जो है मोटिवेट होते हैं। अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है तो वो खुश होंगे, उनके अंदर और इच्छा जागेगी कि हम इससे भी बेहतर कर सकें और आगे बढ़ सकें। और अगर कहीं पे कुछ कमी रह गई है उनके रिज़ल्ट में, तब भी उनको लगेगा कि इस कमी को हमको हटाना है, इसको पूरा करना है और इसमें और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देना है। तो ये जो है बच्चों को मोटिवेट भी करता है ताकि वो खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकें और आगे बढ़ सकें। सो ये था बेनिफिट समेटिव असेसमेंट का। तो यहाँ पे इतनी ही चीज़ें समेटिव असेसमेंट में पढ़नी होती है और लिखने के लिए भी सफिशिएंट है। मीनिंग हमने देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए, टाइप्स क्या होते हैं, उद्देश्य एम्स क्या होते हैं और बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। उम्मीद है सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो, एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिए ताकि इस प्रकार के नोट्स जो हैं वो सभी बच्चों तक जा सकें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।